वेलकम गाइस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक लेक्चर सीरीज ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। यूनिट फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए लेक्चर, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। पिछले 5 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आयनिक संरचनाएं। हमने कुछ क्रिस्टलों की आयनिक संरचनाएं भी पढ़ी थी। क्या पढ़ रहे थे हम? आयनिक संरचनाएं पढ़ रहे थे और कुछ क्रिस्टलों की हमने आयनिक संरचनाएं देखी थी, जैसे NaCl और CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ा था। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaCl की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम देखेंगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, वो है Na2O का क्रिस्टल देखेंगे। किसका क्रिस्टल देखेंगे? Na2O। जैसे CaF2 का फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इसको बोला जाता है एंटी फ्लोराइड संरचना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर था, ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। बिल्कुल वैसा ही होगा लेकिन अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब वहाँ जहाँ पर कैल्शियम आयन थे, यहाँ पर क्या होंगे? ऑक्साइड आयन होंगे उनकी जगह पर। और जहाँ पर फ्लोराइड आयन थे, अब वहाँ पर क्या होंगे? सोडियम आयन। ऐसा क्यों है भाई? यहाँ पर क्या होता है? 2 तो सोडियम आयन है और एक क्या है? ऑक्साइड आयन है ना। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी ऑक्सीजन का साइज जो है वो क्या है? बड़ा है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम का साइज क्या है? छोटा है। ठीक है। ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है इसका साइज बड़ा है, सोडियम का साइज छोटा है। तो जो छोटे साइज वाला है, हमने 4 एटम को रखा तो इनके बीच में जो वॉइड बनेगी, इस तरह से 4 एटम को जो रखा तो इनके बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। ऑब्वियसली बात है, जब 3 एटम्स को हम रखेंगे उसके ऊपर से एक चौथा एटम रखेंगे तो जो वॉइड होगी वो छोटे आकार की होगी ना। तो उसमें हम बड़े साइज का एटम कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो यहाँ पर O- क्या है? बड़े साइज का है, तो ये वॉइड के अंदर तो नहीं जा सकता है। लेकिन सोडियम क्या है? छोटे साइज का है, तो ये वॉइड के अंदर जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल उसी के जैसा है लेकिन उसका अपोजिट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटी फ्लोराइड संरचना कहा जाता है। देखते हैं कैसी संरचना होती है। इसमें 2 सोडियम आयन है, एक ऑक्साइड आयन है। सोडियम आयन कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। सोडियम आयन छोटा होने की वजह से कहाँ पर होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, यानी कि जो टेट्राहेड्रल अंतराल होते हैं उनमें होता है। जबकि O2- आयन देखें, ये कहाँ पर होता है? इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये क्या होता है? ये FCC होता है, यानी कि फलक के केंद्र पर प्लस कोनों पर। ठीक है, तो बनाते हैं क्रिस्टल कैसा होगा। कुछ ऐसा क्रिस्टल है। पहले O2- देख लेते हैं। O2- को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, सोडियम आयन को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले O2- आयन देख लेते हैं, कहाँ पर है? FCC, यानी कि कॉर्नर पर हैं, कॉर्नर्स पर होंगे। और कहाँ होंगे? फलक के केंद्र, यानी कि फेस सेंटर पर होंगे। ये क्या है हमारे? ये है O2- आयन। ठीक है। और जो हमारे सोडियम आयन होंगे वो कहाँ पर होंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियों में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। हम जानते हैं एक यूनिट सेल के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं? 8। पिछले 2 लेक्चरों में हम देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। तो बताया था कहाँ पर होती हैं? कॉर्नर से 1/4 दूरी पर, यानी कि यहाँ पर मान लें एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर होगी। इससे 1/4 दूरी कहाँ होगी? एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगी। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगी। इस तरह से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड तो ऊपर होंगी, ऐसे ही 4 टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे होंगी। इस कॉर्नर से 1/4 दूरी पर, यानी कि यहाँ कहीं पर, इस कॉर्नर से 1/4 दूरी यहाँ पर कहीं होगी। इस कॉर्नर से 1/4 दूरी यहाँ, इस कॉर्नर से 1/4 दूरी यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड होगी कहीं।
तो ये क्या बना रही है देखते हैं। इस तरह से 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड नीचे होंगे, 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऊपर होंगे, और इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन होगा, सोडियम आयन उपस्थित होगा। कौन उपस्थित होगा इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, सोडियम आयन उपस्थित होगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एंटी फ्लोराइड संरचना कहा जाता है। अब अगर हम देखें प्रति इकाई सेल सोडियम आयंस की संख्या देखें कितनी है। तो सोडियम कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी होती हैं, 8। इनका योगदान कितना होता है, 1, क्योंकि ये कहाँ पर है, काय के अंदर है, बिल्कुल काय के अंदर उपस्थित है, किसी और क्रिस्टल का भाग नहीं हो सकती, किसी और यूनिट सेल का भाग नहीं हो सकती। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1। तो सोडियम आयंस कितने हैं, 8। अगर प्रति इकाई सेल O2 माइनस की संख्या देखें तो कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। एक कॉर्नर 8 के बीच में बटा होता है 1/8, प्लस फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। कितनों के बीच में बटा होता है, 2 के बीच में। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ गए 4। यानी कि प्रति इकाई सेल सोडियम आयन होंगे 8 और ऑक्साइड आयन कितने होंगे, केवल 4 एक यूनिट सेल में। यानी एक यूनिट सेल में ऑक्साइड आयन के, यानी कि ये जो कॉर्नर पर उपस्थित होंगे ये पूरे के पूरे नहीं होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। क्या होगा, केवल इनका 1/8 भाग एक यूनिट सेल के अंदर होगा। बाकी के क्या होंगे, 8 यूनिट सेल में एक आयन जो होगा वो 8 यूनिट सेल के अंदर बटा हुआ होगा। ऐसे फेस वाला जो आयन होगा वो 2 यूनिट सेल के अंदर बटा हुआ होगा। तो टोटल मिलाकर पर यूनिट सेल देखें तो कितने निकल कर आते हैं, ऑक्साइड आयन 4 निकल कर आते हैं। तो कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई, कुल आयनों की संख्या हो गई 8 और 4 12। तो क्या हो गया, 8 सोडियम आयन है प्लस 4 O2 माइनस आयन है, तो क्या बन जाएगा, 4 Na2O बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारी फॉर्मूला यूनिट कितनी आई है, फॉर्मूला यूनिट आई है हमारी 4। यानी कि इसका जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होगा ओवरऑल क्या कहलाएगा, FCC कहलाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ओवरऑल क्या कहलाता है, FCC, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला यूनिट है वो कितनी आई है, फॉर्मूला यूनिट आई है हमारी 4। ठीक है। समन्वय संख्या देखें, अगर हम Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ये Na+ की पोजीशन है, कहाँ पर उपस्थित है Na पोजीशन, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड किससे बनती है, 4 एटम से। 4 एटम के बीच में जो रिक्ति होगी वहां पर सोडियम आयन है। इसका मतलब चारों तरफ से कितने एटम से घिरा हुआ है, 4 एटम से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही अगर हम O2 माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कितनी आएगी, ये O2 माइनस आयन है, यहाँ देखें कितनों से घिरा हुआ है, 4 नीचे से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, तो 4 वॉइड ये होंगी, 4 वॉइड उसकी होंगी। जैसे ये है ऐसे ही ऊपर एक और होगा, तो उसमें भी इस तरह की जो वॉइड होंगी। तो 4 तो यहाँ मौजूद हैं और 4 कहाँ होंगी, ऊपर वाले यूनिट सेल में होंगी। तो टोटल कितनी, 8 से घिरा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो ये है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, Na2O का एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ZnS की संरचना। ZnS की संरचना, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक तो होता है ब्लेंड स्ट्रक्चर, ब्लेंड संरचना, ब्लेंड स्ट्रक्चर, और एक होता है
वुडजाइट संरचना, एक होती है ब्लेंड संरचना, ब्लेंड स्ट्रक्चर, और एक होगा वुडजाइट संरचना। तो इसकी दो तरह की संरचनाएं होंगी, हम देखेंगे। एक होती है सीसीपी और एक होती है एचसीपी। ये वाली जो संरचना होती है ये होती है सीसीपी, और ये क्या होती है एचसीपी। देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लेंड संरचना। जिंक सल्फाइड की कौन सी संरचना देखेंगे हम, ब्लेंड संरचना। इसकी कितनी संरचना है, दो, एक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, एक वुडजाइट स्ट्रक्चर है। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे जिंक सल्फाइड की ब्लेंड संरचना, ब्लेंड स्ट्रक्चर। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखते हैं ब्लेंड संरचना। ये जो ब्लेंड संरचना होती है, एक तो जिंक सल्फाइड में होती है, इसके अलावा जिंक सिलेनाइड ZnAC में भी क्या होती है, सेम ब्लेंड संरचना होती है। तो जिंक सल्फाइड और जिंक सिलेनाइड में क्या संरचना होती है, ब्लेंड संरचना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारे पास जिंक होता है और एक हमारे पास होता है सल्फाइड आयन। तो इनकी पोजीशन, जिंक तो दोनों में ही सेम जगह पर मौजूद होगा, ब्लेंड स्ट्रक्चर में भी और वुडजाइट में भी, बस पोजीशन किसकी चेंज होगी, सल्फाइड की चेंज होगी। ठीक है, तो जिंक जो होता है वो कहाँ पर होता है, एकांतर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, यानी कि एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में। जिंक तो कहाँ होगा, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में। एकांतर मतलब एक में होगा, फिर दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में होगा, चौथी में नहीं होगा, पांचवी में होगा, छठवीं में नहीं होगा, यानी एकांतर वॉइड्स मिसिंग होंगी। केवल कहाँ मौजूद होगा, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में मौजूद होगा। यहाँ पर H2- देखें तो ये होता है CCP। CCP हमने आपको सिखाया था ना 3D में CCP स्ट्रक्चर, और ये भी बताया था कि CCP और FCC क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। CCP का मतलब क्या होता है, FCC ही होता है। CCP क्या होती है, FCC ही होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो बनता है वही CCP है। CCP अरेंजमेंट सेम वैसे ही होता है जैसा कि FCC होता है। ठीक है, तो FCC का मतलब क्या होता है, CCP में समझ नहीं आएगा, मैं CCP स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी तो आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम FCC लेके चलते हैं, CCP और FCC बात तो एक ही है। तो FCC में क्या होता है, कहाँ कहाँ पर होते हैं, फलक के केंद्र पर प्लस कोनों पर। ठीक है भाई, बनाते हैं कैसी संरचना होगी इसकी। ठीक है, ये सल्फाइड आयन है, ये जिंक आयन, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो सल्फाइड आयन कहाँ है, FCC कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पर मौजूद होंगे, फ्रंट फेस के सेंटर पर और बैक फेस के सेंटर पर। ठीक है, ये तो है हमारे सल्फाइड आयन। अब देखते हैं जिंक कहाँ होंगे, जिंक होंगे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। अल्टरनेट मतलब जैसे इस कोने पर एक वॉइड है तो एक जिंक तो यहाँ होगा, ठीक है, एक वॉइड में। दूसरी वॉइड कहाँ पे बनेगी, इस कोने से, वो खाली होगी। तीसरी वॉइड इस कोने से बनेगी, यानी एक जिंक तो यहाँ मौजूद होगा। चौथी वॉइड क्या बनेगी, इस कोने से, यहाँ पर कोई जिंक नहीं होगा। पांचवी वॉइड यहाँ से बनेगी इस कोने से, तो इस कोने की 1/4 दूरी यहाँ पर जिंक उपस्थित होगा। ठीक है, फिर पांचवी कहाँ से बनेगी, पांचवी यहाँ से नहीं बनेगी क्योंकि ये यहाँ से बन गई, वॉइड आ गई, तो पांचवी वॉइड यहाँ से बनेगी तो यहाँ जिंक नहीं होगा। तो छठवीं वॉइड कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी 1/4 दूरी पर यहाँ पर जिंक उपस्थित होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से टोटल कितने, 1 2 3 4, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं।
तो 4 में जिंक नहीं होगा और 4 में जिंक मौजूद होगा। तो इस तरह से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक मौजूद होता है और 4 में नहीं होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 4 एटम से बनती है। एक तो इस कोने से जुड़ा हुआ होगा ये वॉइड, और एक कोना प्लस इससे जुड़े हुए फेस। तो इससे क्या क्या जुड़ा हुआ होगा? एक तो ये वाला फेस जुड़ा हुआ होगा, इस कोने से ये वाली दीवार बन रही है तो यहाँ से एक एटम से बनी हुई होगी, एक सामने वाले कोने पर है तो फेस सेंटर के कोने से एटम से बनी होगी, प्लस ये ऊपर वाले कोने। तो इन 4 एटम से ये चारों एटम आपस में जुड़े हुए होंगे और इनके बीच में जो रिक्ति बन रही होगी वहाँ पर कौन मौजूद होगा? वहाँ पर मौजूद होगा हमारा जिंक आयन, Zn2+ आयन। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है ZnS का। अगर मैं उस तरीके से बनाऊंगी जैसे हमने 3D में CCP को दिखाया था तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पर जिंक है, कहाँ पर सल्फाइड आयन है। तो ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बना सकते हैं हम ZnS के ब्लेंड संरचना के लिए। दिखा दिया हमने। जिंक कहाँ पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है, लेकिन कैसे? ऑल्टरनेट। यहाँ पर जो वॉइड है उसमें तो जिंक होगा, लेकिन इस कोने से जो वॉइड बन रही होगी वहाँ पर जिंक नहीं होगा। ऐसे ही इस कोने से जो वॉइड बन रही होगी वहाँ पर तो जिंक उपस्थित है, लेकिन जो इस कोने से वॉइड होगी वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, है ना। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में तो अगर हम देखें प्रति इकाई सेल Zn2+ की संख्या देखें तो Zn2+ कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं? 8 होती हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद है? अल्टरनेट में। तो कितनी होंगी? 8 में से 4 में मौजूद होगा और इनके कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। तो जिंक आयन कितने होंगे एक यूनिट सेल में? 4। ऐसे ही अगर हम देखें प्रति इकाई सेल S2- की संख्या देखें तो S2- कहाँ है? कॉर्नर पर जो एटम होगा वो 8 के बीच में बटा हुआ होगी, प्लस फेस पर जो एटम होगा वो 2 के बीच में बटा हुआ होगा। तो इसका भी क्या आएगा? 4। तो टोटल देखें, टोटल आयनों की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल आयनों की संख्या हो गई 4 + 4 = 8, यानी कि 4 जिंक प्लस 4 सल्फाइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे? 4 ZnS बनाएंगे। तो इसकी फॉर्मूला यूनिट कितनी आ रही है? फॉर्मूला यूनिट आ रही है 4, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो ओवरऑल हम क्या लेंगे? FCC, या इसी को हम क्या बोलते हैं? CCP। तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? FCC या CCP। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो Zn2+ की कितनी होगी? जिंक कहाँ पर है? चतुष्फल की रिक्तियों में, और चतुष्फल की रिक्ति किससे बनती है? 4 एटम से। यानी कि ये जो जिंक आयन होगा कितने एटम से घिरा हुआ है? 1 2 3 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 4। S2- की देखें, S2- की कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, हम बता सकते हैं आप क्या होगी S2- की कोऑर्डिनेशन नंबर? बता सकते हैं क्या? S2- की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? अरे भाई सिंपल है, ये वाला ले लो, ये वाला आयन ले लो, S2- ही तो है ये, है ना। तो क्या है? नीचे से 2 टेट्राहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ है, इसके ऊपर यूनिट सेल होगा, वहां पर भी सेम ऐसे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, जैसे ये हैं वैसे यहाँ पर ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। तो सल्फाइड आयन भी कितने से घिरा हुआ है? 4 जिंक एटम से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? 4। तो ये है जिंक का ब्लेंड संरचना, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं वुडजाइड संरचना। मिटा दूं? अगला देखते हैं हम जिंक सल्फाइड की
वुडज़ाइट संरचना। सिर्फ सल्फाइड आयन की पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पर भी हमारे पास दो आयन है, एक जिंक आयन है और एक सल्फाइड आयन है। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर ब्लेंड स्ट्रक्चर में जिंक कहाँ था, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी जिंक कहाँ होगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में। ठीक है, कहाँ होगा जिंक, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में। और सल्फाइड आयन कहाँ पर होगा, वहाँ पर CCP था और यहाँ पर क्या होगा, HCP3D। हमको मेंशन करना पड़ता है कौन सा CCP 2D 3D। जब मैं 2D 3D बता रही थी उसमें बताया था ना, HCP 2D में भी होता है और HCP 3D में भी होता है। तो ये कौन सा वाला HCP है, 2D वाला या 3D वाला। तो हमने बताया सल्फाइड आयन क्या होते हैं, यहाँ पर HCP होते हैं, वो भी कैसे 3D, यानी AB टाइप की संरचना होती है सल्फाइड आयन की। तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। HCP की संरचना हमने किस प्रकार बनाई थी, पहले HCP बना लेते हैं। क्या बनाया था HCP में, या ऐसे बना लेते हैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। इस तरह से एक हेक्सागन है। ठीक है, एक केंद्र पर आयन होगा और कहाँ होंगी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, बल्कि ये एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं, है ना। तो ये 6 एटम और एक बीच में एटम होगा, है ना। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नंबर दे देती हूँ इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7। ये किस तरह की संरचना होती है, पहले संरचना बना लेते हैं। AB टाइप, ये A है तो बीच में क्या आएगी, B लेयर में क्या होंगे, 1 2 और 3 एटम, ये A ये B और ये फिर से क्या आ गई, A लेयर। AB टाइप संरचना होती है ना HCP। तो यानी कि ये जितने भी आयन्स बन रहे हैं ये कौन से हैं, सल्फाइड आयन हैं। दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर पूरा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, AB टाइप संरचना है। CCP क्या होती है, AB टाइप ही तो होती है, AB टाइप, AB ऐसे लेयर होंगी। तो 6 7 नंबर दिया है मैंने इनको, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 और ये हो गया हमारे पास 17। ठीक है, इस तरह से हम देखें, दिख रहा है ना आपको। अब ये मैंने 2D पर तो बना दिया, अब आपको इसको समझना होगा। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा। अब मेरे पास अलग अलग मार्कर पेन नहीं है, वरना अलग अलग मार्कर पेन से मार्क करके तब आपको दिखाती है। ठीक है, तो आपको अब इमेजिन करना पड़ेगा। ये दिख 2D रहा है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये 6 एटम इस तरीके से नहीं है, ये 6 एटम ऐसे होंगे। इस लेयर को बाहर निकाल लीजिए, ये इस तरह से हेक्सागन होगा, फिर 3 एटम की लेयर होगी और फिर ये वाला हेक्सागन होगा नीचे। तो ये ऐसे ना होकर के ये ऐसे हैं, ठीक है, और ये तीनों एटम ऐसे ना होकर के ये भी इस तरीके से हैं और ये भी इस तरीके से लेयर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिंक कहाँ पर है। जिंक कहाँ पर होता है, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में। तो एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियां कहाँ कहाँ पर होंगी,
आपको दिख रही है रिक्तियाँ कहाँ कहाँ होंगी? देखो ऐसे बना लेते हैं। रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति किससे बनती है? 4 से। तो हम ऐसे ले लेते हैं, एक तो 1 2 1 7 6, एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है 1 7 6, इसके ऊपर ये एटम होगा। कौन सा एटम होगा इसके ऊपर? 8वां एटम है ना। तो एक तो ये होगा, इसमें नहीं होगा। एक वॉइड यहाँ बन रही होगी, इसमें नहीं होगा। एक वॉइड यहाँ पर बन रही होगी। तो ये क्या है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। कैसे कैसे होंगी? 3 एटम है यहाँ पर, कितने? 3 एटम है। तो 3 एटम ये प्लेन में है, एक एटम इसके ऊपर आएगा, इधर की वॉइड है तो इसके ऊपर कौन सा एटम आएगा? नंबर 8। इधर की वॉइड होगी, इसके ऊपर कौन सा एटम आएगा? नंबर 10। ये इसके ऊपर कौन सा नंबर एटम आएगा? 9। अब ये अलग से बनाकर दिखाएंगे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है इसके अंदर। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े आयन दिखाए हैं ये सब क्या है? S2 माइनस आयन है। अब जिंक आयन देखते हैं, जिंक आयन कहाँ कहाँ पर होंगे? कहाँ होंगे? एकांतर चतुष्फल की रिक्तियों में। दिखाते हैं कहाँ एकांतर चतुष्फल की रिक्तियाँ। जैसे कि यहाँ पर 3 एटम है ना, तो एक वॉइड यहाँ बन रही होगी, यहाँ पर नहीं होगी, ये खाली होगी, यहाँ कोई जिंक नहीं होगा। एक वॉइड इन 3 एटम और इस एक एटम के बीच में बन रही होगी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये खाली होगी। एक वॉइड इन 3 एटम और इस एटम के बीच में बन रही होगी। तो पहले वॉइड देख लेते हैं कौन कौन सी होंगी। तो आपको दिख रहा है एक होगा 8 नंबर वाला एटम, ये होगा, ये कहाँ पर रखा होगा? 1 7 और 6 के, ये जो 1 7 और 6 हैं ये तीनों एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, इनके ऊपर रखा हुआ होगा कौन? 8 एटम। तो ये एक वॉइड तो यहाँ बन रही होगी 1 6 7 और 8 के बीच में। तो यहाँ पर कोई वॉइड बन रही होगी इन 4 एटम के बीच में, ये चारों एटम आपस में जुड़े हुए होंगे। एक वॉइड तो यहाँ बन रही होगी, यहाँ पर जिंक एटम होगा, ठीक है, ये खाली है। एक वॉइड यहाँ बन रही होगी 1 2 और 3 नंबर का एटम, 1 2 और 3 नंबर का एटम, इसके ऊपर कौन रखा हुआ होगा? ये ऐसे है, ऐसे। तो 8 तो इसके ऊपर आ रहा था, तो इसके ऊपर कौन आएगा? 9। तो ये क्या होगा? 9 नंबर। तो एक वॉइड क्या बन रही होगी? इन चारों के बीच में बन रही होगी, जिसमें Zn2+ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2D में लेकर चलोगे तो समझ में नहीं आएगा, 3D में समझना। ये तीनों एटम ऐसे हैं, ये एक 1 एटम 6 एटम 7 एटम, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला 6 और 7 ये तीनों जुड़े हुए हैं। चौथा एटम इसके ऊपर से रखा हुआ होगा, कौन होगा? ये भी ऐसे हैं मुड़े हुए। तो ये 8 एटम इसके ऊपर आ रहा है ना, तो 3 एटम ये और एक 8 नंबर वाला एटम। तो मैंने इसीलिए नंबर डाल दिए ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी 1 7 6, ये जो मैंने कलर किया है रीजन यहाँ पर बनेगी। एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी 1 2 और 3 के बीच में और 9 के बीच में। तो ये होगी 1 2 और 3 और 9 के बीच में। एक वॉइड यहाँ बन रही है 1 5 और 4 के बीच में, और इसके ऊपर कौन सा एटम होगा? नंबर 10। तो ये होगा नंबर 10। और कौन कौन होगा? 1 5 और 4, इसके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही होगी। यहाँ पर एक जिंक एटम होगा, ठीक है। और एक कहाँ होगी बता सकते हैं? 3 तो दिख गई हमें, ठीक है, चौथी कहाँ होगी? ये 3 एटम एक प्लेन में ऐसे है ना, 3 एटम, ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है, तीनों एटम एक प्लेन में, ये ऐसे ना होकर के ऐसे हैं, ठीक है। 3 तो ये है और चौथा एटम 17वां इसके बीच में, यहाँ पर ही तो रखा होगा 17वां एटम। कहाँ होगा? 8 9 10 3 एटम का एक प्लेन बन गया ट्राइंगल, और ये 17वां जो एटम होगा वो इनके ऊपर होगा, यानी कि इनकी जो वॉइड बन रही है बीच में उसके ऊपर। तो एक वॉइड तो ये बनेगी, क्या बनेगी? नंबर 17 और किसके बीच में बनेगी? यहाँ पर Zn आयन होगा 2+ आयन, किस किस के बीच में होगा? ये होगा 8 9 और 10 के बीच में। तो ये है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, दिख रही है ना आपको? तो ये हमने क्या दिखा दी? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके अलावा जो जिंक आयन होंगे वो कहाँ पर होंगे और कहाँ पर होंगे? 6 जिंक आयन और होंगे जो बॉडी के इनसाइड होंगे। कहाँ होंगे? बॉडी के इनसाइड। बॉडी के इनसाइड मतलब ये जो बॉडी बन रही है इसके इनसाइड, यहाँ पर कॉर्नर्स पर बन रहे होंगे। जैसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखो मिला दें इन्हें,
इस तरीके से हेक्सागन बना रहे होंगे ना, ये 6 बॉडी इनसाइड होते हैं। कहाँ होते हैं? बॉडी इनसाइड। ये भी क्या है? Zn2+ आइन है। बाकी के 4 हमने ये दिखा दिए अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉयड में, और 6 और होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? बॉडी इनसाइड। तो अब हम देखें, पहले नोट कर लीजिए इनको, फिर मैं मिटाती हूँ। यह जगह है यहाँ नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हम निकालें प्रति इकाई सेल Zn2+ की संख्या, फिर निकालेंगे प्रति इकाई सेल S2- की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले Zn2+ की निकालते हैं। कहाँ पर है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड कितनी होती है एक लैटिस के अंदर? 4। ठीक है, अल्टरनेट होंगे यानी कि कितनों के अंदर प्रेजेंट होंगे? 4 में होंगे और 4 में नहीं होंगे। तो वो जो इस 4 में होंगे वो हमने यहाँ दिखा दी, इन 4 में मौजूद होंगे। और बाकी ये जो वाइट छोड़ दी हैं ये वो हैं जहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा जिंक आयन टेट्राहेड्रल बॉयड में। तो 4 तो कहाँ है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉयड कितनी है? 4। और ये सारी की सारी कहाँ पर मौजूद है? बॉडी के इनसाइड है। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 प्लस 6 हमको दिख रही है, कहाँ पर है? कॉर्नर पर। 6 कहाँ दिख रही है हमको? कहाँ पर है? 6 है कॉर्नर पर। और एक कॉर्नर किसके बीच में बटा होगा? 3 के बीच में, क्योंकि रहेंगे तो सारे के सारे कहाँ? चतुष्फल की रिक्तियों में। तो कितनों के बीच में बटे हुए होंगे? 3 के बीच में। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/3। तो ये हो जाएगा 3 2 4 और 2 6। तो टोटल प्रति इकाई सेल Zn2+ की संख्या कितनी आएगी? 6। अब S2- को देखें। 3 तरह की पोजीशन है S2- की। एक तो ये है, इसको मैंने T1 कह दिया। ये कहाँ पर है? कॉर्नर पर, कोनों पर। ये कोने है ना। एक S2- ये है, ये कहाँ पर है? फलक के केंद्र पर। इसको मैंने T2 कह दिया। फलक के केंद्र पर है ना, ये एक फलक बन रहा है, फेस बन रहा है, फेस के केंद्र पर है। और 3 S2- आयन कहाँ है? बॉडी के अंदर है, बॉडी इनसाइड। तो इसको मैंने T3 कह दिया। कहाँ कह दिया? काय के अंदर, काय के केंद्र में है, बॉडी के इनसाइड। तो हम देखते हैं 3 तो हैं बॉडी के इनसाइड। जो बॉडी के इनसाइड होंगे वो किसी और के बीच में बटे हुए नहीं होंगे। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 प्लस कॉर्नर पर कितने हैं? 6 तो ये हैं, 6 ये हैं। कॉर्नर पर टोटल कितने हैं? 12। और एक आयन से कितने और आयन जुड़ सकते हैं? एक आयन से कितने आयन जुड़ सकते हैं? 6। इसका मतलब ये कितनों के बीच में बटा हुआ होगा? 6 के बीच में। तो ये जो एक आयन होगा कॉर्नर वाला, ये कितनों के बीच में बटा हुआ होगा? यहाँ पर 6 के बीच में। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6 प्लस 2 कहाँ पर है? फेस के सेंटर पर है। और एक फलक कितनों के बीच में बटा होता है? 2। एक दीवार से 2 ही कमरे बन सकते हैं। ये दीवार है, एक कमरा इधर होगा, एक कमरा इधर, तो 2 के बीच में ही बना बटेगा ना। तो ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? 1/2। अब देख लो कितना हो गया। 3 2 5 और 2 5 और 1 6। तो प्रति इकाई सेल जिंक भी कितने आए? 6। सल्फाइड भी कितने आए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 6 + 6 = 12, यानी कि 6 Zn2+ और 6 S2- बराबर 6 ZnS। तो इसका जो फॉर्मूला यूनिट आई वो कितनी आई? फॉर्मूला यूनिट आ रही है 6, इसीलिए ये क्या है? HCP है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हम, Zn2+ का देखें और S2- का देखें। Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो जिंक कहाँ पर है? चतुष्फल की रिक्तियों में। ये है जिंक, कितनों से घिरा हुआ है? 4 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। सल्फाइड का देखें, सल्फाइड का कितना होगा? बता सकते हैं? देखकर बताइए, अगर बता सकते हैं तो कितना होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। बताइए भाई। अरे भाई क्या हो गया तुम्हारा, कैसे बताओगे? हैं, यहाँ से देख सकते हो। इसको ले लूँ मैं, यहाँ पर ले लें। जैसे ये वाला आयन है, ठीक है, इससे कितने जिंक के? एक यहाँ पर जिंक होगा, एक यहाँ पर जिंक होगा, एक यहाँ पर जिंक होगा, और एक जिंक कहाँ है? ऊपर यहाँ पर होगा। तो टोटल कितने जिंकों से घिरा हुआ है? ये 4 से।
तो यानी कि एक सल्फाइड आयन, जैसे एक जिंक आयन 4 सल्फाइड से घिरा हुआ है, वैसे ही एक सल्फाइड आयन किससे घिरा हुआ है, 4 जिंक से। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा दोनों का, 4 और 4। ठीक है, जिंक का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। ठीक है, ये है हमारा वुडज़ाइट संरचना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पहले इसको एक यूनिट सेल माना जाता था। ये जो पूरी एक संरचना है इसको क्या माना जाता था, एक यूनिट सेल, एक इकाई सेल। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम्स में ये माना जाता है कि ये एक इकाई सेल नहीं है, ये 3 इकाई सेलों से मिलकर बनी हुई संरचना है। यानी कि ये क्या है, 3 यूनिट सेल जुड़ी हुई हैं। तो फिर एक यूनिट सेल कौन सी होगी? अगर मेरे पास अलग पेन होता तो मैं आपको दिखाती, अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, मैं डार्क कर रही हूँ। एक यूनिट सेल तो ये होता है। ठीक है, ये जो पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, एक यूनिट सेल तो ये है। ठीक है, दूसरा यूनिट सेल ये दिख रहा होगा आपको, ये है दूसरा यूनिट सेल। ठीक है, एक, मैं ये मिटा दूँ, एक यूनिट सेल ये है दूसरा यूनिट सेल, और ये जो बचा हुआ पैरेललोग्राम है, ये कौन सा है, ये हमारा तीसरा यूनिट सेल। यानी कि मॉडर्न टाइम्स में से क्या माना जाता है कि ये 3 यूनिट सेल हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले इसको एक ही यूनिट सेल माना जाता है कि ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है, लेकिन अब माना जाता है कि 3 यूनिट सेल है। यानी कि एक यूनिट सेल क्या हो गई, रोम्बोहीड्रल। क्या बन रहा है, ये रोम्बोहीड्रल बन रहा है ना। तो ये क्या है, रोम्बोहीड्रल। एक यूनिट सेल कैसी होती है, रोम्बोहीड्रल होती है। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट आयनिक संरचनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टल में क्या क्या डिफेक्ट पाए जाते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या बताया था आपको कि जो प्योर आयनिक संरचनाएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन अगर उनके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी आ जाए, कोई त्रुटि हो जाए उनके बनने में, तो फिर क्या करने लगते हैं, वो विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं क्रिस्टल के अंदर जिससे वो विद्युत का चालन करने लगते हैं, कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।